अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आफ़ाक अहमद है और मैथ्स और अकाउंटिंग का टीचर हूँ और एफएससी में मैंने मर्दान बोर्ड में इंजीनियरिंग ग्रुप में सेकंड पोजीशन हासिल की थी। अच्छा, आज से हम स्टार्ट करेंगे 10th का मैथ्स। ये वाला बुक है, तो इंशाल्लाह इसमें स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाते रहेंगे। आज से स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आगे जाने से पहले सबसे पहले इसका नाम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, लेकिन उससे पहले इक्वेशन के बारे में कि इक्वेशन क्या होता है। अब इक्वेशन का वर्ड अगर हम गौर करें तो इसमें ये निकला है इक्वल से। अब मैथ्स में इक्वेशन क्या होता है? मैथ्स में जब भी एक टर्म, दो टर्म्स या दो एक्सप्रेशंस एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है कि वो इक्वेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टर्म है हमारे पास 2x, एक एक्सप्रेशन है हमारे पास 5x+3। अगर ये दोनों, ये टर्म और ये एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये अब ये एक इक्वेशन बन गया। या एक और एग्जांपल लेते हैं, दो टर्म्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 4x = 5y। अब एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, इसका मतलब ये है कि इससे इक्वेशन बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, दो एक्सप्रेशंस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एक्सप्रेशन है 9x+2, 9x+9 और 4x+2y। एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, इसका मतलब ये है कि ये अब एक इक्वेशन बन गया। दोनों एक्सप्रेशंस एक दूसरे के इक्वल बन गए, इसका मतलब ये एक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? मैथ्स में बहुत से इक्वेशंस होते हैं, इक्वेशंस के बहुत से टाइप्स होते हैं। उनमें कुछ लीनियर इक्वेशंस होते हैं जो कि आप लोगों ने 9th में स्टडी किए होंगे। लीनियर इक्वेशंस, इसमें होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें होते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस एंड मच मोर। बहुत से और भी इक्वेशंस के टाइप्स होते हैं। इधर हमारा कोर एरिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरली हम किस तरह लिखते हैं। जनरल इक्वेशन, जनरली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं ax² + bx + c = 0। अब इस पर अगर हम गौर करें, इस इक्वेशन पर, तो इसमें a, b और c, ये तीनों कांस्टेंट्स हैं, और x, ये वाला x और ये वाला x, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। अब ये c 0 हो सकता है, ये b 0 हो सकता है, लेकिन ये a 0 कभी नहीं हो सकता, a ≠ 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि ये कभी a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाए तो इसके साथ ये x भी 0 हो जाएगा, बाकी रह जाएगा bx + c = 0। अब इससे बन गया है लीनियर इक्वेशन। दिस इज़ नो मोर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि ये वाला a कभी 0 ना बन जाए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अब जब इक्वेशंस को हम स्टडी करते हैं तो हर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल, एक लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं, 2x+3 = 6। अब सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उसके x की जगह हम एक वैल्यू पुट कर लें और ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं और जितने भी नॉन कांस्टेंट्स हैं
उनको एक साइड पे कर लेते हैं। अब इसमें कांस्टेंट ये और ये है, तो हम करेंगे क्या कि 3 को उस साइड पे लेके जाएंगे। अब 3 को जब उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस साइन है, ये माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 3 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 आता है 3। अब x इज इक्वल टू 3 और ये बोथ साइड को अगर हम 2 पर डिवाइड कर ले तो ये डिवाइड बाई 2 और ये डिवाइड बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब इसका मतलब ये है कि अगर इस वैल्यू को हम पुट कर ले इस इक्वेशन में तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पुट करते हैं 2x की जगह हम पुट करते हैं 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, इधर सिर्फ 3 बच गया। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6। इस x को जब हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो दोनों साइड्स इक्वल आ गए। इसका मतलब ये है कि ये x इस इक्वेशन का सल्यूशन है, इसको हम सल्यूशन कहेंगे। तो हर एक इक्वेशन का कोई ना कोई सल्यूशन होता है। किसी का एक सल्यूशन होता है, किसी के 2 सल्यूशंस होते हैं, किसी के 3 सल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब कि जब उसका सल्यूशन निकालेंगे, तो उसके तीन तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं उसके, 3 मेथड्स फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें सबसे पहला तरीका जो है वो उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा तरीका है उसमें अगर आप पेज नंबर 2 पे आ जाए तो ये 3 तरीके लिखे हुए हैं यहाँ पर। एक फैक्टराइजेशन मेथड है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। दूसरा तरीका है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा तरीका है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज का जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा फैक्टराइजेशन मेथड पे। अब फैक्टराइजेशन मेथड इतना मुश्किल नहीं है, ये हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ा हुआ है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन का मतलब समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक डिजिट लेते हैं 8। अगर इस 8 को हम 4 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख लें तो भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख लें तो भी लिख सकते हैं। अब हमने इस 8 को इस फॉर्म में लिखा तो इसका मतलब ये है कि इसके 2 फैक्टर्स है, एक 4 है, एक 2 है। अगर हमने इस फॉर्म में लिखा तो इसका मतलब ये है कि इसके 3 फैक्टर्स हैं, 2, 2 और 2। 3 फैक्टर्स हैं, 2, 2 और 2। इसमें 2 फैक्टर्स हैं, 4 और 2। इसका मतलब ये है कि हमने 8 को स्प्लिट किया और स्प्लिट करने के बाद जो इसके जो रिज़ल्ट आया वो इसके फैक्टर्स बन गए। तो इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्प्लिट करेंगे। अब स्प्लिट करने का मेथड बहुत ही आसान है, 9th में हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, और वो है मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म ब्रेकिंग। इस लफ्ज़ का मतलब है कि हम इसके मिड टर्म को जो इसके दरमियान वाला टर्म है उसको ब्रेक कर देते हैं, उसको स्प्लिट कर देते हैं। अब समझेंगे इसको एक एग्जांपल से। आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे। एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में से 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन है x² + 5x + 4 = 0। अब इसमें दरमियान वाले टर्म को लेंगे। दरमियान वाले टर्म का मतलब है कि हम जो x जिसके साथ वेरिएबल x हो उसको लेंगे। अब अगर हम इसको रीअरेंज कर ले इस तरह, x² + 4 + 5x। अब इसमें दरमियान वाला टर्म का मतलब ये नहीं कि 4 को लेंगे, फिर भी 5x को लेंगे, क्योंकि अगर हम इसे जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कर लें ax² + bx + c,
तो इसमें दरमियान वाला टर्म वो वाला होता है जो जिसके साथ x होता है एज ए वेरिएबल। तो इसमें दरमियान वाला टर्म जो है वो 5x है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कब कौन सा वाला टर्म हमने ब्रेक करना है। क्वेश्चन है x² + 5x + 4 = 0। अब हम लेंगे इस टर्म को 5x को, इसमें से लेंगे 5 को और फिर हम क्या करेंगे कि ये जो a है इसके साथ 1 है, 1 और 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा 4। अब हमने ऐसे दो फिगर्स को, ऐसे दो डिजिट्स को लेना है कि उसके एडिशन से 5 आ जाए और उसके मल्टीप्लिकेशन से 4 आ जाए। तो ऐसे दो डिजिट्स हम 4 और 1 लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि 4 और 1 को जब हम ऐड करेंगे, 4 और 1 को हम ऐड करेंगे तो इससे आएगा 5, इससे आएगा ये वाला 5, और 4 और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा ये वाला 4। ये वाला मेथड हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ा हुआ है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो हम इधर करेंगे क्या, इस सब के बाद उन दो फिगर्स को लेंगे, उन दो डिजिट्स को लेंगे और इस मिड वाले टर्म को ब्रेक करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे 4x + 1 इस तरह, और बाकी जो इक्वेशन है वो साथ में आ जाएगा x² + 4x + 1। ये 4x + 1 हमने इसको स्प्लिट किया और +4 ये नीचे आ जाएगा = 0। अब इसमें से आप देख सकते हैं कि इसमें x कॉमन है, तो अगर x हम कॉमन ले लें इन दोनों में से तो अंदर बच जाएगा x + 4, ये 1x है, और इसमें अगर हम 1 कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा x + 4 = 0। अब इससे बन जाएगा x + 1 बन जाएगा, और इस x + 4। अब इस पूरे इक्वेशन को हमने स्प्लिट किया है फैक्टर्स में से, जिस तरह हमने 8 को स्प्लिट किया था 4 × 2 में, इस तरह 8 की जगह ये वाला इक्वेशन ले लें और 4 × 2 की जगह ये वाले ले लें। तो इसके हमने फैक्टर्स बना ली, इसलिए इस मेथड को हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड = 0 साथ में आ जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका रिज़ल्ट जो है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि या तो ये वाला पूरा टर्म 0 है या ये पूरा टर्म 0 है। तो आइदर x + 1 = 0, x + 1 = 0 और x + 4 = 0। या तो ये पूरा टर्म, ये पूरा फैक्टर 0 के इक्वल है, या ये पूरा फैक्टर, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ को, एक डिजिट को या एक टर्म को या एक एक्सप्रेशन को लाजमी 0 के इक्वल होना चाहिए ताकि उसका आंसर 0 आ जाए। तो या तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है या ये वाला एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है। तो हमने इस तरह इस फॉर्म में लिख लिया कि आइदर x + 1 = 0 और x + 4 = 0। तो इधर x = अगर +1 को हम उस साइड पे लेके जाएं तो ये 0 - 1 बन जाएगा। x = 0 से -0 - 1, इसको जब हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा -1। और इस साइड पे आ जाए तो x + 4 = 0, x = -4। तो अब इसके ये दोनों सोल्यूशन बन गए, इस इक्वेशन के ये दोनों सोल्यूशन बन गए। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस इक्वेशन में -1 को भी पुट कर ले तो तब भी सेटिस्फाई होगा, और अगर x हम -4 पुट कर ले तब भी ये सेटिस्फाई होगा। अब देखते हैं, इसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि -1 और -4 दोनों से ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं। अब -1 को पुट करेंगे इसकी जगह और इसकी जगह, x की जगह, दोनों में -1 पुट करेंगे। पुट करते हैं तो -1² x² की जगह अगर हम -1 पुट कर ले तो -1² + 5 × x की जगह हम -1 पुट करते हैं, -1 + 4 = 0। अब -1 पर अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं तो ये 1 बन जाएगा, प्लस × माइनस ये माइनस बन जाएगा, 5 × 1 5
+4 इज इक्वल टू 0। अब 1 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो ये 5 बन जाएगा, -5 अपनी जगह आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। 5 - 5 0 इज इक्वल टू 0। -1 से ये देके सेटिस्फाई हो गया, दोनों साइड्स इक्वल आ गए। अब चेक करते हैं कि ये -4 से सेटिस्फाई हो सकता है कि नहीं। तो पुट कर लेंगे इसकी जगह x की जगह -4 और इस x की जगह -4 पुट कर लेंगे। पुट करते हैं, -4 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 स्क्वायर से आता है 16 आ गया, प्लस 5 इंटू -4 -20 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 16 + 4 20 आ जाते हैं और 20 ये वाला -20 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि -4 से भी ये सेटिस्फाई होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हैं, एक -1 है और एक -4 है। हमने सॉल्व किया कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स बनाए। फैक्टर्स कैसे बनाए? बाय मिड टर्म ब्रेकिंग। ये जो मिड वाला टर्म है, ये जो x के साथ ये x वाला जो टर्म है, इसको हमने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमने आइदर एक फैक्टर इक्वल टू 0 और द अदर फैक्टर इज इक्वल टू 0। हमने इसे सॉल्व किया और इसके सॉल्यूशंस आ गए। अब इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा। सॉल्यूशन सेट हम किस तरह लिखते हैं? इस तरह ब्रैकेट्स के फॉर्म में हम लिखते हैं -1 और -4। ये इसका फाइनल आंसर है। और इसी तरह ये बाकी क्वेश्चंस भी होते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन बाकी क्वेश्चंस अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देख लें तो ये थोड़े से कम्प्लेक्स हैं। कम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसे पहले जो जनरल फॉर्म है उसमें लेके आना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देख ले क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 है 3 इंटू x² -1 इज इक्वल टू 4 इंटू x+1। सबसे पहले इसे इन ऑपरेशंस को करेंगे। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस पूरे टर्म के साथ, 4 इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देख रिजल्ट क्या आता है, 3x² -3 इज इक्वल टू 4x + 4। अब क्या करेंगे कि इस पूरे एक्सप्रेशन को इस साइड पे लेके आएंगे। जब इस पूरे एक्सप्रेशन को इस साइड पे लेके आएंगे तो इसके साइन चेंज होंगे। 3x² -3 + 4x है तो ये -4x हो जाएगा, ये +4 है तो ये -4 हो जाएगा। अब 3x² -4x और -3, ये और ये -3 और -4 से आता है -7। इस इधर आ रहे इक्वल टू 0 इक्वल टू सॉरी, जब इस पूरे को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये इधर इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इससे जनरल इक्वेशन बन गया, जनरल फॉर्म में आ गया। ये देखें ax² + bx + c, ये देखें ये जनरल फॉर्म में आ गया। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम करेंगे क्या कि ये जो दरमियान वाला टर्म है इसको ब्रेक करेंगे, इसको ऐसे दो डिजिट्स में ब्रेक करेंगे कि उसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से ये वाला टर्म आ जाए और उनके मल्टीप्लिकेशन से इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो रिज़ल्ट है वो आ जाए। फॉर एग्जांपल अब देखें 7 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो 21 आएगा। अब ऐसे दो डिजिट्स को हमने फाइंड करना है कि उनके मल्टीप्लिकेशन से 21 आता है, ठीक है, -21, क्योंकि ये -7 है और ये +3 है तो इसके मल्टीप्लिकेशन से -21 आते हैं। अब दो ऐसे डिजिट्स को फाइंड करेंगे कि जिनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से -4x आ जाए और जिनके मल्टीप्लिकेशन से -21 आ जाए। तो ये सिंपल है, ऐसे दो डिजिट्स, एक -7 है और एक +4 है, +4, -7 और +4। -7 और +4 को अगर हम ऐड कर ले तो इससे -4 आते हैं और अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर ले, सॉरी +3, -7 और +3, तो 7 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो -21 आते हैं।
और अगर हम इन्हें इनका प्रोडक्ट निकाले तो -21 आता है, और अगर इनका हम एडिशन निकाले तो -7 + 3 -4, और इसी तरह बाकी ऑपरेशंस हम करेंगे उस पर। और बाकी जो दूसरा मेथड है उसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर है। बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर ये इंशाल्लाह हम अगले बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर ये दूसरा मेथड है, और तीसरा मेथड जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू, ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।